हेलो एवरीवन, आई एम नेहा और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये चैप्टर हमारे जियो का है और क्लास 9th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज जियो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल साइंस। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे मेजरली अबाउट लैंड फॉर्म्स। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ये वीडियो दो पार्ट में होने वाला है बिकॉज ये लेंदी चैप्टर है। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। तो चलो करते हैं हम इस चैप्टर को अपना स्टार्ट। लेट्स सी, दिस इज अवर चैप्टर 2, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ के सरफेस को किस तरीके से शेप मिल रही है, कैसे शेप प्रोवाइड की जा रही है अर्थ सरफेस को। अब ह्यूमंस तो शेप प्रोवाइड कर नहीं सकते, तो नेचर ही कर सकती है। और कैसे नेचर के ऐसे फिनोमिनास है जो शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में आज हम यही देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ बिग क्वेश्चंस है, ठीक है। कभी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उससे पहले ना हमें कुछ सवाल पूछ लेने चाहिए, दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो देखो, जैसे कि व्हाट शेप ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस की क्या शेप है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं और इसके प्लेट मूवमेंट पर क्या इफेक्ट होता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट का क्या इफेक्ट होता है, हाउ आर लैंडफॉर्म फॉर्म्ड एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड, कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं और उन्हें कैसे क्लासिफाई अलग अलग किया जाता है, हाउ आर ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बीइंग्स कनेक्टेड टू दीज लैंडफॉर्म, कैसे ह्यूमंस और लैंडफॉर्म एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, हाउ डू डिजास्टर एसोसिएटेड विद डिफरेंट लैंडफॉर्म इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ, कैसे ये डिजास्टर्स जो है ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं जो डिफरेंट लैंडफॉर्म पे रहा करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, अब इन सब का आंसर हमें इसी चैप्टर में मिलने वाला है। तो चलो करते हैं हम इस चैप्टर को स्टार्ट। अर्थ सरफेस इज नॉट कंसिस्टेंट, हमारी जो अर्थ है ना, वो अर्थ है ना पूरी तरफ से कंसिस्टेंट नहीं है, बराबर नहीं है, उबड़ खाबड़ है, कहीं गहरा है, कहीं गड्ढा है, कहीं नदी है, कहीं पहाड़ है, कहीं घाटियां हैं। तो इट इज नॉट कंसिस्टेंट, एक जैसी नहीं है। इट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, ये चेंज हो रही है। बाय व्हाट, बाय पावरफुल फोर्सेस, कुछ फोर्सेस इस पे लगाए जा रहे हैं, इस अर्थ के ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। कुछ लग रहे हैं विद इन, कुछ अंदर की तरफ से लग रहे हैं, अंदर से ही आ रहे हैं वो फोर्सेस, और ऑन द सरफेस, और कुछ सरफेस के ऊपर से लग रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमें एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया से समझ आने वाली है, दैट इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, अब इसमें क्या देखेंगे, द पीस, लार्ज पीसेस, जो बड़े बड़े पीसेस है, लार्ज पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट मूव स्लोली ओवर द मोल्टन, large pieces of the earth crust move slowly over the molten mantle। अब देखो, हमने पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर लेयर्स होती है। ओके, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, इस बुक में आगे ही हमें दे रखा है। ओके, these are all what, these are our layers। Okay, these are all our layers, different types of layers हमारे को जो है इस बुक में प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें सबसे अंदर होता है हमारा इनर कोर, उसके बाद आउटर कोर, और उसके बाद हमारा मेंटल, और फिर क्रस्ट। क्रस्ट जो है ना सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं, और मेंटल जो होता है वो उसके नीचे वाली लेयर होता है। और ये कैसा होता है, मोल्टन, मोल्टन मतलब पिघला हुआ। अब पिघली हुई चीज के ऊपर कोई लैंड सरफेस है तो वो मूव कर रही है। ओके, तो इस बात में हम यही कहना चाह रहे हैं। तो देखो, हाउ द लार्ज पीसेस ऑफ अर्थ, कैसे बड़े बड़े पीसेस जो है वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर स्लोली मूव कर रहे हैं मोल्टन मेंटल के ऊपर, मोल्टन मतलब पिघले हुए मेंटल के ऊपर जो है मूव कर रहे हैं। और किस तरीके से ये नए नए लैंडफॉर्म को उदय दे रहे हैं, राइज दे रहे हैं, नए लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं इनकी वजह से। अब कैसे लैंडफॉर्म, जैसे माउंटेन, वोल्केनो, प्लेन एरिया, वैलीज, ये सब कुछ पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, अब ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तो कुछ नेचुरल फिनोमिनास भी पढ़ेंगे जिनकी वजह से भी लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन,
फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, ओशियन, ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंड डायनेमिक रोल प्ले करती है अर्थ के सरफेस को शेप देने में। नाउ अब एक हमारा यहाँ पे की टर्म है, ओके, आई होप आपको विजिबल हो। यस, दिस इज अवर की टर्म लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म क्या होता है, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म इज अ नेचुरल फीचर, एक ये नेचुरल फीचर है, ह्यूमन बीइंग नहीं क्रिएट करते, नेचुरली क्रिएट होता है। ठीक है, कहाँ क्रिएट होता है, ऑन द अर्थ सरफेस। कैसे क्रिएट होता है, फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस, इसके पीछे एक प्रोसेस हो सकते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ का जो क्रस्ट है वो मूव कर रहा है, मैंने बताया ना, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये जो आपके टर्म्स है, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, तो इस चैप्टर में ही हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि टर्म्स का मतलब क्या क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ लैंडफॉर्म्स, कैसे कैसे लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं, माउंटेन, वैलीज, प्लेट्यू, प्लेन, डेजर्ट, कोस्टल फीचर्स। ठीक है, कोस्टल मतलब समुद्री इलाका, प्लेन मतलब कि समतल इलाका, वहां पे माउंटेन्स नहीं है। ओके, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ अवर टॉपिक इज प्लेट टेक्टोनिक्स। अब प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे तो एक नाम आप बहुत अच्छे से याद रख लो, WJ मॉर्गन। ठीक है, जो ये प्लेट टेक्टोनिक की इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये किसने दी है, WJ मॉर्गन। तो ये वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है, MCQ में आपको पूछा जा सकता है, जिसमें उन्होंने मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है। अपनी थ्योरी में वो क्या बताते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट अ सिंगल पीस बट इज ब्रोकन इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। तो दिस इज व्हाट इट इज अ डिफाइन, ओके। तो इसको आप अपने नोट्स में मेंशन करना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। और हम एनसीईआरटी वाली ही डेफिनेशन को मेजर प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमारी जो क्रस्ट है, सबसे ऊपर वाली लेयर है अर्थ की, जो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है हमारी, ये वाली ये ना बिल्कुल प्लेन नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, ये छोटे छोटे पीसेस में क्या हो रखी है, टूट रखी है ना, और वो मूव भी करती है। That is why it is we called it tectonic plates. अब देखो क्या लिखा है, these plates move slowly over semi-molten layer beneath them and are responsible for major physical features and natural phenomena such as mountain, earthquake and volcanoes. अब देखो मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे हमारे कैसा प्रोसेस क्रिएट हो रहा है हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो क्रस्ट है मैंने बताया, उसके नीचे है मेंटल। ठीक है, अब मेंटल है तो वो कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, सेमी लिक्विड है, और नीचे जाओगे पूरा लिक्विड। ठीक है, तो मेंटल ना सेमी लिक्विड है, तो उसके ऊपर की जो प्लेट्स है वो धीरे धीरे स्लोली मूव कर रहे हैं, इतना स्लोली करते हैं कि हमें पता नहीं चलता। अगर वो थोड़ा सा भी झटका खा जाए, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत हो सकती है, अर्थक्वेक आ जाएगा, वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा और माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ अब हम पढ़ेंगे क्या, अर्थ की क्या क्या हमारे पास लेयर्स हैं। चलो, अर्थ की जो लेयर्स है हमारे पास 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है हमारा क्रस्ट, मेंटल और कोर। और जो क्रस्ट है, एक को बोलते हैं हम इनर और एक को बोलते हैं हम आउटर। ओके, तो इट इज विजिबल in this diagram that core is of 2 parts। ठीक है, इनर वाला जो सबसे अंदर है उसे इनर, जो बाहर वाला है उसे आउटर, है कोर ही, लेकिन जो सबसे अंदर है उसे इनर, उसके बाहर वाला आउटर। उसके बाद आता है हमारा मेंटल। ठीक है, जो हमारे क्रस्ट ऊपर वाली लेयर है, जैसे उसके नीचे होता है हमारा मेंटल, और सबसे ऊपर वाली लेयर जिस पे हम रहते हैं दैट इज क्रस्ट। ओके, यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं, द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन जिस पे हम लोग रहते हैं, और क्रस्ट लाइज बिलो द क्रस्ट लाइज, क्रस्ट के नीचे कौन लाई करता है, मेंटल, जो कि थिक होता है, थोड़ा सा
चौड़ा भी होता है और हॉट, गर्म ज्यादा होता है। द इनर मोस्ट लेयर एंड एक्सट्रीमली हॉट एंड हैवी, जो कोर होता है वो सबसे अंदर होता है और मोस्ट हॉट होता है, हैवी होता है। अब देखो, द क्रस्ट अलोंग विद द अपर पार्ट ऑफ मेंटल एंड फॉर्म्स लिथोस्फेयर। अब देखो यहाँ पे ना एक तरीका है, इन्होंने क्या बोला, क्रस्ट और मेंटल का सिर्फ अपर वाला पार्ट को हम मिला के क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। ओके, सी इन दिस डायग्राम, आई नीड टू रब दिस। ओके, तो देखो इन्होंने क्या बोला है, यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट जो है हमारा क्या है, लिथोस्फेयर। इट इज ऑफ 100 किलोमीटर ओनली, कि हमने क्रस्ट इंक्लूड किया है, और क्या इंक्लूड किया है, सिर्फ मेंटल का ऊपर वाला पार्ट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, ओनली 100 किलोमीटर का पार्ट है। ठीक है, इट इज अ डेफिनेशन, अगर कहीं पे पूछ लिया जाए क्या है। ठीक है, द क्रस्ट अलोंग विद द अपर पार्ट ऑफ मेंटल फॉर्म लिथोस्फेयर। अब ये जो लिथोस्फेयर है इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। अब यही टेक्टोनिक प्लेट्स में जो है टूटा हुआ है। ओके, लिथोस्फेयर के नीचे हमारी कौन सी लेयर लाई करती है, एथनोस्फेयर। अब एथनोस्फेयर क्या है, सेमी मोल्टन एंड अलाउ प्लेट टू मूव। अब हमारी लिथोस्फेयर वाली जो लेयर है ना, उसमें तो प्लेट्स हैं, प्लेट्स बनी हुई है, लेकिन उसके नीचे जो एथनोस्फेयर है वो पूरा जो है सेमी लिक्विड है। ओके, तो वहीं पे वो लिक्विड के ऊपर लेयर्स हैं और वो धीरे धीरे मूव कर रही हैं। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं, हर चीज को यहाँ पे क्लियरली दिखा भी रखा है कि जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस 30 to 40 किलोमीटर है। ठीक है, और ओशियन के अंडर 5 to 7 किलोमीटर। लिथोस्फेयर की डेफिनेशन अभी अभी हमने पढ़ ली है। एथनोस्फेयर क्या हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, एथनोस्फेयर क्या होता है। मेंटल क्या होता है, क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला लेयर। ओके, और आउटर कोर क्या होता है, इनर कोर क्या होता है। जो आउटर कोर है इसमें आयरन और निकल है, कैसी फॉर्म में है, लिक्विड लेयर में है, लिक्विड फॉर्म में है। और जो इनर कोर है इट इज लाइक हॉट स्पिनिंग मेटल बॉल, ये मेटल की तरह की एक बॉल है जो सॉलिड फॉर्म में है। ओके, now we have to study about the tectonic plates are a massive slab। क्या है टेक्टोनिक प्लेट्स, क्या है, स्लैब्स है। स्लैब क्या होता है, जैसे कि आपने बर्फ की सिल्ली देखी है, इट इज अ स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप, पूरा स्लैब होता है। ओके, सेम टेक्टोनिक प्लेट्स आर लाइक स्लैब्स। ठीक है, रॉक के, सॉलिड रॉक्स के क्या है, स्लैब है, जो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मूव करते हैं। और कितना मूव करते हैं, फ्यू सेंटीमीटर, थोड़े थोड़े सेंटीमीटर पर ईयर हिलते रहते हैं। अब हमारे पास ना 3 टाइप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। ओके, फर्स्ट अवर इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, जिनके ऊपर पूरा पूरा कॉन्टिनेंट बसा हुआ है, जैसे कि हमारा एशिया, ओके, एंड अदर कॉन्टिनेंट्स। और उसके बाद होती है हमारी ओशियनिक प्लेट्स। अब ओशियनिक प्लेट्स जो वो होती हैं जो ओशियंस के नीचे होती हैं। ओके, अब मिक्स्ड प्लेट्स क्या होती हैं, मिक्स्ड प्लेट्स वो होती हैं जिन पे हमारे कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों हो। ओके, नाउ हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के। सम ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन सी हैं, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट। दीज आर द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, ओके, ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर देखो, ये सारी चीजें ना हमने कुछ कुछ पढ़ ली हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर ना ये जो डायग्राम है इससे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जो हम कह रहे हैं प्लेट्स मूव कर रही है, मूव कर रही है, तो ये मूव क्यों कर रही है। तो देखो, कंडक्शन आपको पता है क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह हीट जा रही है। कन्वेक्शन होता है कि जो हीट है वो वहीं से रोटेट कर रही है। ओके, ऊपर वाली नीचे आ रही है लेयर, और हीट की एनर्जी, और नीचे वाली ऊपर जा रही है। ठीक है, एडविक्शन क्या करती है, सीधा बाहर निकाल रही है, बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस है। अब देखो, जो सबसे नीचे वाली इनर और आउटर लेयर है कोर की, ठीक है,
ये जो हमारा कोर वाला पार्ट है, तो सबसे पहले ना हीट बाहर की तरफ धक्का मार रही है कि बाहर जाओ, हीट बहुत है बाहर जाओ। लेकिन आउटर वाली लेयर क्या कर रही है कोर की, उसे वापस इंसर्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, फिर कुछ हीट यहाँ से रेडिएट होके ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से एनर्जी वापस ऊपर नीचे हीट एनर्जी वापस आ रही है और जा रही है। ये सब कहाँ पे हो रहा है बेटा, मेंटल में। ओके, मेंटल में ये सब कुछ चल रहा है ना। अब जब यहाँ पे इतना कुछ चल रहा है, बिकॉज देयर इज फ्लूडिटी, क्या है यहाँ पे, फ्लूडिटी आ गई है। बिकॉज जो हीट है हमारी वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, फ्लूडिटी आ गई है, जिसकी वजह से हमारी जो प्लेट्स है, ओके, जो यहाँ पे हमारी प्लेट्स है, इट विल मूव। ठीक है, इसकी वजह से प्लेट जो है मूव कर रही है, और एट द एंड अब कंडक्शन जो है, हीट जो है वो फाइनली अर्थ से बाहर निकल रही है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। टोटल इंटीरियर हीट फ्लो, यहाँ पे से कमता करते करते हमारा हीट फ्लो ऊपर आते आते तक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, हमारा यहाँ पे ये वर्ड था एडवेक्शन, जिसका लाइन है ये पतला सा एरो, वो देखो यहाँ पे है, पतला सा एरो, पतला सा एरो। ठीक है, अब ये एडवेक्शन का मतलब होता है कि हमारी जो हीट बाहर निकल रही है वो इस फॉर्म में निकल रही है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और अ बल्क ऑफ एयर। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में निकल रही है, इट मींस इट इज समथिंग लाइक वोल्केनो। ओके, तो वोल्केनो की फॉर्म में भी एनर्जी बाहर निकल रही है, इरप्ट हो जाती है, राइट। नाउ सी दिस, देखो, द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट वो किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है हमारी कन्वेक्शन करंट की वजह से। ठीक है, और ये कन्वेक्शन करंट्स कहाँ चल रहे हैं, हमारे मेंटल में चल रहे हैं। ओके, सो दिस इज अवर मेंटल पार्ट, जिसमें हीट करंट, जो हमारी हीट वेव है वो ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, दैट इज व्हाट, कन्वेक्शन पार्ट, जो कहाँ पे हो रहा है, हमारे मेंटल में हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेंटल में हमारा जो ये फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली हीट का, द हीट फ्रॉम अर्थ कोर, अर्थ के अंदर से मोल्टन फॉर्म में जो हीट जो है ऊपर की तरफ आ रही है, मेंटल में ऊपर जा रही है और ठंडी होके वापस श्रिंक होके नीचे आ रही है, जो ये साइकिल चल रही है ऐसे वाली, दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट क्रिएट, इस मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है बेटा, पुश एंड पुल, जो लेयर्स है ऊपर वाली वो पुश हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, पुल अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो ये सारे जो है मूवमेंट्स जो है वहां पे चल रहे हैं, कॉजिंग देम मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इसलिए जो हमारे ऊपर का क्रस्ट है, टेक्टोनिक प्लेट्स है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही है। The edges where tectonic plates are meet, जहां पे भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स मीट करती हैं, मिलती हैं, उसे प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। अब हमारे पास 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट क्या होता है, वे टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब कि दो प्लेट जो है एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। ओके, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, तो एक जो है वो नीचे चली जाएगी और दूसरी उसके ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का जो है ना स्ट्रक्चर बन जाएगा दो प्लेट्स का। ओके, तो देखो क्या लिखा है, ये कब क्रिएट हो रही है, व्हेन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलॉइड कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, कोलॉइड हो रहे हैं। ठीक है, तो माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं सच एज हिमालय। व्हेन एन ओशियनिक प्लेट, अब जब ओशियनिक प्लेट एक दूसरे से कोलॉइड कर रही है विद व्हेन ओशियनिक प्लेट, एक ओशियनिक प्लेट है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जब दोनों कोलाइड कर रही है, द ओशियनिक प्लेट जो ओशियन वाली है, मान लो दिस इज ओशियन, दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट, अगर दोनों कोलाइड कर रही हैं तो ओशियन वाली नीचे चली जाएगी और कॉन्टिनेंटल वाली ऊपर रह जाएगी। ओके, लीडिंग टू वोल्केनिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से उस एरिया में क्या आने लग जाएगी, वोल्केनिक एक्टिविटी, और अर्थक्वेक्स के चांसेस भी अब वहां पे बढ़ जाएंगे। ओके, तो सेकंड वाली हमारी क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट क्या होता है, अब दूर जा रही है, कोलॉइड नहीं कर रही, दूर जा रही है दो प्लेट्स। ओके, वेयर प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो दूर हो रही हैं। इन दिस केस अब इसमें क्या होगा, माग्मा जो है अंदर भरा हुआ फॉर्म्स न्यू क्रस्ट क्रिएटिंग फीचर्स सच एज मिड ओशियन रिजेस, मिड अटलांटिक रिजेस इज अ गुड एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब दोनों जो है प्लेट्स वो ऐसे जा रही है, अलग हो रही है, जो अंदर का माग्मा है जो नीचे है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ठीक है, अंदर का माग्मा बाहर आ गया है और उसकी वजह से अब न्यू क्रस्ट वहां पे आ गई है, एक नई लैंड बन गई है, एक नया लैंड फॉर्म बन गया है, जिसमें एक बहुत फेमस एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, क्या, मिड अटलांटिक रिजेस। फोटोज यहाँ पे आपको दिख जाएगी स्क्रीन पे। ओके,
नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ओके, व्हाट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री? क्या होता है? वेयर प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर विदाउट क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग क्रस्ट, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स मेनली कॉज अर्थक्वेक सच एज सैन एंड्रेस फॉल्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अंदर क्या हो रहा है ना, अब ये प्लेट्स ना तो कोलॉइड हो रही हैं ना तो डाइवर्जेंट हो रही हैं, मतलब कि कुछ भी नहीं हो रही, बस अपनी जगह पे हिल रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से सिर्फ क्या आएगा, क्या चीज के चांसेस है? ओनली अर्थक्वेक के चांसेस हैं यहाँ पर, जिसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है। तो प्लीज मेंशन एग्जांपल्स इन योर एग्जाम टू स्कोर गुड मार्क्स। ओके, सो दिस इज द मैप is provided by NCERT, जहां पे प्लेट्स दे रखा है पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिक प्लेट्स। ठीक है, तो आप इनका कुछ कुछ मूवमेंट्स भी देख सकते हैं। नाउ प्लेट टेक्टोनिक्स प्ले अ मेजर रोल। अब प्लेट्स जो है ना बहुत मेजर रोल प्ले करती है अर्थ को शेप देने में, क्योंकि इनकी वजह से ही लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है, लाइक माउंटेन वैलीज, ओशन बेसिन, वोल्केनोस, अर्थक्वेक। ओके, अब ये क्या कर रही है कि ये एक्सप्लेन करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और ओशियन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अर्थ के ऊपर। ये सारी चीजें किसने हमें कर दी है? बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, अब इसकी वजह से अर्थक्वेक, वोल्केनोस, प्लेट बाउंड्रीज की वजह से ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, स्पेशली अराउंड द स्पेसिफिक ओशन। स्पेसिफिक ओशन के अराउंड जितना एरिया है उसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। प्लीज कीप इन माइंड कि ओशियनिक फायर जो है बेटा, देखो ओशियनिक प्लेट से कैसे एरिया है, बिकॉज हमारी धरती गोल है, तो ऐसे चिपटे मैप में ना ये मत देखना कि ये वाला एरिया तो इधर खत्म, वो वाला उधर खत्म। अर्थ गोल है, तो यहाँ पे ना हमारा जो है पैसिफिक प्लेट और दोनों साइड का पैसिफिक प्लेट हम जोड़ दो तो वो एक पूरा रिंग बन रहा है। ओके, तो जब ये रिंग बन रहा है ना तो इट इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पे वोल्केनोस ज्यादा है। ओके, नाउ सी दिस इन कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम ये पढ़ सकते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स ना हमारे को अंडरस्टैंडिंग में मदद कराती है कि अर्थ की सरफेस जो है कंसिस्टेंटली चेंजिंग है, बार बार चेंज होती जा रही है। इट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ मैनी लैंडफॉर्म, कि कैसे दूसरे लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुए ये एक्सप्लेन अच्छे से करता है। नेचुरल डिजास्टर्स कैसे आ रहे हैं ये एक्सप्लेन करता है, और साथ साथ हमें ये भी बता देते हैं कौन सा वोल्केनो प्रोन रीजन है जहाँ पे वोल्केनोस जो है आते रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें लैंडफॉर्म्स जो है बता। देखो यहाँ पे मैप दे रखा है जिसके हम अंदर हम देख रहे हैं कि काफी सारे ना डॉट्स हैं। कुछ डॉट तो जो है वो रेड कलर के हैं और कुछ जो है ब्लैक कलर के हैं। अब इन दोनों का मतलब क्या है? जहां पर भी ब्लैक हमारा ट्राइंगल बना है वो एक्टिव वोल्केनोस है, और जहां पे भी रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं वहां पे भूकंप आता रहता है, अर्थक्वेक आता रहता है। ओके, नाउ इस मैप के थ्रू आप काफी सारी चीजें जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन देख पाएंगे कि कैसे अर्थक्वेक का डिफरेंट पार्ट्स में हो रखा है वर्ल्ड के। ओके, डज इंडिया हैव अ रिस्क ऑफ अर्थक्वेक? क्या इंडिया में अर्थक्वेक का रिस्क है? इंडिया हैज एक्सपीरियंस सम मेजर अर्थक्वेक। इंडिया ने भी कुछ मेजर अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया हुआ है अपने पास में, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लोगों की, थाउजेंड्स ऑफ डेथ भी हुई है। जो भी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं वहां पे अर्थक्वेक आता है तो काफी ज्यादा डैमेज होता है लाइफ को भी और एनवायरमेंट को भी। ओके, तो आप क्या सोचते हैं कि ह्यूमन लाइफ हमारी रिस्क पे है? दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, और आपको यहाँ पे जो इमेज दे रखी है कि किस तरीके का यहाँ पर जो है डैमेज हो सकता है, सोसाइटी में डैमेज होता है, बिकॉज ऑल द बिल्डिंग्स आर क्लोजली बिल्ट, एकदम पास पास बनी होती है, स्पेस नहीं होता है बिल्कुल भी, तो इट इज अ मेजर प्रॉब्लम। अब देखो इन अर्ली टाइम्स, पहले के समय में क्या होता था, अर्थक्वेक को क्या बोला जाता है? भूकंप। आज के टाइम में भी बोलते हैं भूकंप ही होता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है शेकिंग ऑफ अर्थ। भू मतलब धरती, कंपा मतलब कंप मतलब शेक। ठीक है, कांप रही है तो धरती किस तरीके से कांपती है, शेक करती है। इन द बृहत संहिता
वरहामेरा डेडिकेटेड अ सेक्शन टू अर्थक्वेक। अब ये जो किताब है बृहद संहिता, जिसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है वरहामेरा, जिसमें अर्थक्वेक के बारे में बात की गई है और बताया है कि कैसे इसकी वजह से विंड, रेन, क्लाउड्स, एनिमल बिहेवियर, प्लानिटरी अलाइनमेंट, सारी चीजें जो है क्या करती है, कुछ सिग्नल देम, वो चीज, सब चीजों का हमें सिग्नल मिलता है कुछ ऐसी ऐसी चीजें देख करके इन सब के थ्रू। ओके, ही एट्रीब्यूटेड अर्थक्वेक टू 4 एलिमेंट। कह रहे हैं कि अर्थक्वेक जो है ना, इसके 4 मेजर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि विंड, फायर, इंद्र मतलब हेवन और थंडर, वरुण मतलब वाटर। ठीक है, ये 4 मेजर एलिमेंट्स मानते हैं और ये सारे ना कॉन्स्टिलेशन से लिंक्ड है। आपने कॉन्स्टिलेशंस तो पढ़ा होगा, स्टार से कॉन्स्टिलेशन बनता है। ओके, दिस रिफ्लेक्ट एन अर्ली अटेम्प्ट टू ब्लेंड ऑब्जर्वेशन विद कॉस्मोलॉजिकल रीजनिंग एंड फिजिकल फिनोमेना इन इंडिया। अब पहले के टाइम के जो लोग होते थे ना, वो काफी सारी चीजों में बिलीव करते थे। कॉस्मोलॉजिकल रीजनिंग मतलब तारों के नक्षत्र देख के और हवा, पानी, वायु, काफी सारी चीजों को ऑब्जर्व करके बताते थे कि क्या होने वाला है। ओके, नाउ एक यहाँ पे हमारे को जो है इमेज दे रखी है, इसमें बोल रहे हैं कि आपको ये सिचुएशन देख के क्या लगता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, और ये ग्रे कलर का पाउडर क्या है, और हाउ डज इट टेल अबाउट अर्थ इंटीरियर सरफेस, और ये अर्थ के इंटीरियर सरफेस के बारे में क्या बताता है। ओके, तो दिस इज द इमेज, ये एक इमेज है। ओके, जो एक पूरी ग्रे कलर की दिख रही है, जहां पे मुझे लग रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ होगा, ग्रे है, ग्रे से हम सोच सकते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, सब कुछ राख हो गया होगा जल करके। एक फोटोग्राफर ने इमेज ली थी कब, जब यहाँ पर कंप्लीट डिपोजिशन ऑफ वोल्केनिक इरप्शन हो चुका था, जब जहाँ पे यहाँ पे वोल्केनो जो है फट चुका है और वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, जिसकी वजह से सारी चीजें तबाह हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर अब ना एक ना चीज दी हुई है हमारे पास, डू नॉट मिस में। ओके, कि हमें जो है ये मिस नहीं करना है। क्या मिस नहीं करना है, देखो जो ये इतना भी यहाँ पर एक इमेज दे रखी है, दिस इमेज क्या है कि एक ना ये ना पहाड़ सा बन रखा है, ठीक है, जिसमें से ना क्या हो रहा है, मड बाहर आ रही है, मिट्टी है। ये जो ये मिट्टी का पहाड़ या मिट्टी का वोल्केनो कैसे पॉसिबल है, मिट्टी का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मड वोल्केनो है एट बारातंग आइलैंड में, एक रेयर नेचुरल वंडर है, बहुत रेयर पाया जाता है इंडिया में। ओके, एक यूनिक अट्रैक्शन है अंडमान निकोबार आइलैंड में, अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जा रहा है, और फेरी वोल्केनो है, अचानक से फटता है। और इसमें क्या देखते हैं हम, मडल जो मड है वो बबलिंग कर रही है, जो मड है, मिट्टी है, कीचड़ है, उसमें से बबल्स निकल रहे हैं। इट मीन्स उसके अंदर से हीट जनरेट हो रही है, जो बाहर आ रही है, जो अंदर गैसेस है, प्रेशर बना हुआ है, वो सारा उस मड से बाहर आ रहा है। ओके, आफ्टर दैट, और ये कहा है हमारा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ओके, देखो प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। अब वेदरिंग और इरोजन क्या होता है, वेदरिंग और इरोजन दोनों ही बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म बाय कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग डाउन एंड रीशेपिंग अर्थ सरफेस। अब वेदरिंग और इरोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल डाउन करते हैं, रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ये अर्थ के जो लैंडफॉर्म को, उस धरती को तोड़ते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं और एक अर्थ को एक नया शेप देते हैं। जैसे कि लंबे समय तक कहीं पर वेदरिंग और इरोजन होते रहे तो वहां पर क्या बन सकते हैं, माउंटेन्स बन सकते हैं, वैलीज बन सकती हैं, प्लेन एरिया बन सकता है, या कोई और फीचर्स क्रिएट हो सकता है, जैसे केव, क्लिफ, रिवर डेल्टा, ग्रेजुअली गिविंग शेप टू द डाइवर्स लैंडस्केप। इसी तरीके से जो वेदरिंग है, जो जमीन का टूटना है, पत्थरों का टूटना है, वो किसी नए लैंडफॉर्म, नए फीचर को राइज दे सकता है। अब देखो केव आप जानते होंगे, क्लिफ की मैं यहाँ इमेज लगा देती हूँ, रिवर डेल्टा हम अभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट सी व्हाट इज वेदरिंग। अब वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रही है, जो हमारी रॉक्स है, ठीक है, वो छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टूट रही है, बिखर रही है, ठीक है, टूट करके। ओके, तो टूट के बिखर रही है इन स्मॉल पीसेस में, ठीक है, वेरियस प्रोसेस के थ्रू। अब देखो इसमें 2-3 प्रोसेस हैं, वो हम देख लेंगे, बट टूट रही है, टूट के पत्थर वहीं पड़ा हुआ है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा वो पत्थर। जैसे मैंने किसी हथौड़े से एक पत्थर को तोड़ा तो वो वहीं पड़ा हुआ है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा, किसी चीज से मैं बहा के पानी से आगे नहीं भेज रही उसको, वो वहीं का वहीं पड़ा है। ठीक है, देयर इज नो मूवमेंट, इन्वॉल्वमेंट
ऑफ नो मूवमेंट, नो मूवमेंट है। ओके, अब पहला हमारा वेदरिंग टाइप है वो है फिजिकल वेदरिंग। अब फिजिकल वेदरिंग में क्या है, रॉक ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस में टूट रहा है, लेकिन फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है। जो आउटर चीज है उस पर फोर्स लगा रही है, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फ्रोस्ट है या विंड है, जो आउटर चीज है उस पर फोर्स लगा रही है। ओके, दैट इज फिजिकल वेदरिंग। और पत्थर यहाँ पे मूव नहीं कर रहा। एंड नेक्स्ट सी द केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग क्या कर रही है, मिनरल्स हैं जो रॉक के अंदर, ठीक है, वो किसके इंट्रैक्शन में आ रहे हैं, रिएक्शन विद वाटर एयर एसिड, इनके संग इंटरेक्ट करके वो पत्थर जो है वो टूट रहा है। नाउ सी द इमेज, देर आर 3 डिफरेंट इमेजेस आर गिवन। अब देखो जो फर्स्ट इमेज है, यहाँ पे जो पत्थर है ना, ये रेगिस्तान में है और इस पे कंटिन्यूसली जो है धूप पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, वाटर है, आइस एक्सपेंशन, तो ये सारी चीजें करके ये पत्थर टूट रहा है, वो कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन होते जा रहा है। नाउ सी अ स्टैचू, एक स्टैचू हमने बनाया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन द एयर एंड वाटर के कॉन्टेक्ट में, रेन के कॉन्टेक्ट में आने से ये जो मूर्ति है ना धीरे धीरे इरोड हो रही है, टूटती जा रही है, छोटे छोटे पार्ट उसके टूटते जा रहे हैं, बिखर रही है, ठीक है। नाउ अवर थर्ड इज व्हाट, बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है, ये जो वेदरिंग है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो रही है, या तो किसी प्लांट की वजह से, एनिमल की वजह से, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। जब एक प्लांट, उस प्लांट की रूट्स जो जमीन के अंदर जा रही है, वो किसी पत्थर को क्रैक कर दे, इतनी तेजी से जकड़ ले और वो डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट हो जाए, बिखर जाए, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। सी दिस इज द इमेज। ओके, जहाँ पे एक पेड़ है वो एक पत्थर के ऊपर पूरे उसने रूट्स बिखराए हुए हैं, जिसकी वजह से वो जो है टूटते जा रहा है। ओके, नाउ सी इरोजन। अब देखो इरोजन क्या होता है, इरोजन का मतलब भी सेम यही होता है कि पत्थर टूट रहा है। ओके, नाउ दिस इज द प्रोसेस बाय विच सॉइल, रॉक एंड अदर सरफेस मटेरियल वर वॉर्न आउट। ये यहाँ पे भी चीजें टूट रही हैं, ठीक है, बट देर इज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जा रही है। अब वो पत्थर जो टूट गए ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कौन लेके जा रहा है उसे, पानी, हवा, आइस, वेव्स उड़ा करके, बहा करके, उसको जो छोटे छोटे कण है उसे लेकर के जा रहे हैं। ओके, वाई अनलाइक वेदरिंग दैट ओनली ब्रेक्स डाउन, जो ब्रेक डाउन तो होती थी बट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, उसमें मूवमेंट नहीं थी। इरोजन में क्या है, मूवमेंट है। ओके, अब यहाँ पे 4 टाइप ऑफ इरोजन्स है, जैसे कि वाटर इरोजन, मतलब कि पानी बहा के लेके जा रही है, जैसे कि रिवर, रेन, ओशियन वेव्स। ओके, अब विंड है, हवा बहा के लेके जा रही है। कहाँ पे कॉमन है ये, ड्राई एंड सैंडी एरियाज में, जहाँ हवा बहुत ज्यादा चलती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्लेशियल इरोजन। ग्लेशियल क्या होता है, ग्लेशियर सबको पता है, जहां पानी जम जाता है, जमी हुई लेक जो है उसे ग्लेशियर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो आइस के स्क्रैप्स हैं, आइस के बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो बहा करके रॉक्स को लेके जा रहे हैं। अब कोस्टल इरोजन क्या है, जहां पे समुद्र की वेव है, ठीक है, वो लेके जा रही है, ओके, उन पीसेस को, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स को। नाउ सी दिस इमेजेस। ओके, आपके पास 2 इमेजेस है, एक में तो इरोजन पानी के द्वारा हो रहा है, जैसे ये पानी बह रहा है, दिस इज द वाटर, ये इसके बहने का रास्ता है। तो इसने क्या किया, लैंड को ना दोनों जगह से काट दिया, लैंड दोनों जगह से और कटती जा रही है, लैंड और चौड़ी होती जा रही है। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल इज विंड, जहां पे आपकी जो ये विंड है जो बह रही है तेजी से, ओके, सारी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो अपने साथ उड़ा के लेके जा रही है। ओके, तो ये इरोजन क्या करते हैं, हमारे लैंड के सरफेस को, लैंड फॉर्म को शेप प्रोवाइड करते हैं, और ये इरोजन डिस्ट्रॉय भी करते हैं नेचुरल फीचर्स को। जैसे कि प्लेन लैंड थी, रिवर बह रही है, उस जमीन को काटती जा रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, जमीन खराब होती जा रही है दिन बर दिन। ओके, इरोजन अफेक्ट मैनी ह्यूमन ऑक्यूपेशन। अब इंसानों के ना काम काज को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है इरोजन। कैसे, by changing the land and soil on which people depend। अब एक इंसान किसी पर्टिकुलर टाइप की सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, पर्टिकुलर टाइप की लैंड के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, फॉर फार्मर्स, किसान के लिए अगर उसकी लैंड जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल है और उस पर इरोजन हो रहा है, इरोजन मतलब जो उसकी अच्छी सॉइल है, अलुवियल सॉइल है, वो मिट्टी उड़ा के कहीं और ले जा रही है, तो उसकी लैंड क्या हो जाएगी, उसकी टॉप लेयर वाली जो सॉइल है वो उड़ गई, और क्रॉप की ग्रोथ जो है वो कम होने लगेगी, जिसकी वजह से पैदावार जो है, यील्डिंग है,
ठीक है, फसल है वो अच्छी नहीं होगी। फॉर दोज हु लिव नियर रिवर्स, जो नदी के किनारे रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, उन्हें इतना ज्यादा रिस्क है कि इरोजन जो होगा ना, जब बहाव आएगा, बहुत तेजी से बहाव आएगा, तो उनकी जमीन, घर, रोड, सारी चीजें डैमेज हो जाएगी, बहा के ले जाएगी, ठीक है, और उनके बहुत बड़ा प्रॉपर्टी लॉस भी होगा। अब इन कंस्ट्रक्शन, जैसे कोई काम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कि माइनिंग हो रही है, इरोजन डिस्टेबलाइज लैंड। माइनिंग में क्या करते हैं, जमीन के अंदर काफी सारे बम रख के और एक्सप्लोजिव्स रख के क्या करते हैं, जमीन को ब्लास्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इरोजन होता है, पत्थर जो है टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, और हमारी लैंड जो है डिस्टेबलाइज हो जाती है, और वहां पे सेफ्टी रिस्क जो है बढ़ जाते हैं। अगला देखो, इवन इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज हैं लाइक टूरिज्म, फिशिंग, सफर, ठीक है, अब टूरिज्म है, फिशिंग है, ये सारी चीजों को सफर करना पड़ता है, सिंस बीचेस, रिवर एंड फर्टाइल लैंड में बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि इन सब चीजों को क्या कर रही है, इरोजन डिस्ट्रॉय करती जा रही है। दिस शो, ये दिखाता है कि इरोजन नॉट ओनली शेप द अर्थ सरफेस, इरोजन सिर्फ अर्थ के सरफेस को शेप ही नहीं दे रहा, बदले में वो इसे कुछ ना कुछ डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, ह्यूमन लेबर, उनकी लाइफ, उनके लिवलीहुड, सब चीज को वो चीज अफेक्ट कर रही है। ओके, नाउ रीड दिस कंटोरिंग। अब कंटोरिंग क्या है? ओके, कंटोरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो पानी बचाने के लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, पानी को बचाने के लिए यूज किया जा रहा है, जिसमें हम ट्रेंचेस, बीच बीच में ना गड्ढे खोद रहे हैं, ठीक है, कोई जैसे रास्ता है और वहां पे पानी जो है स्मूथली आगे जा रहा है, बीच में अगर हमने गड्ढा या फिर कुछ ऐसा ट्रेंच, ऐसे लंबी सी कुछ खोद दिया है, डग कर दिया है, डग मतलब खोद दिया है, काउंटर लाइंस खोद दिया, और ये हमारे कहाँ पे बनाया जाता है, पहाड़ों पे, बिकॉज देखो पहाड़ ऐसे होता है तो पानी सीधा नीचे जाएगा। ओके, तो हमने बीच बीच में ना स्टॉप लगा दिए हैं ताकि पानी जो है अटक अटक के नीचे पहुंचे, तो डायरेक्टली पानी नीचे नहीं पहुंचता, पानी बीच में अटकते अटकते पहुंचता है, जिसकी वजह से कंप्लीट जो है वाटर को हम कंजर्व कर लेते हैं, स्लो डाउन हो जाता है पानी, होल्ड कर लेते हैं, उसे इनफिल्टर करते हैं रेन वाटर के, इन वाटर से, ठीक है, रेन वाटर जो है इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, जिससे हम मिट्टी को बहने से भी रोक लेते हैं। अब पहाड़ पे मिट्टी है, वो कंटिन्यूअस बारिश के पानी के साथ नीचे जा रही है, ठीक है, तो हमने उस प्रोसेस को भी यहाँ पर रोक लिया है, और हमारा यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज भी हो जाता है। नाउ सी द नेक्स्ट कीटम। हमारा नेक्स्ट कीटम क्या है? बंडिंग। ओके, बंडिंग क्या है? earthen embankment built along the counter line to slow surface runoff, reduce soil erosion, increase water infiltration and soil moisture। अब बंडिंग में क्या कर रखा है हमने? एम्बैकमेंट बना रखा है, एक छोटा सा टाइप का वेल बना रखा है, जो पानी काउंटर लाइंस में रुक रहा है ना, स्लो ऑफ हो रहा है, वो वहां चले जाता है, जिसकी वजह से हमारा सॉइल इरोजन रुक रहा है और वाटर का इनफिल्ट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, सॉइल मॉइस्चर रोक के रख रहे हैं। आगे देखो बेटा, टेरेसिंग। अब हमारा टेरेसिंग क्या होता है? टेरेसिंग भी ना एक वाटर कंजर्वेशन टेक्निक ही है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सीरीज ऑफ लेवल और जेंटली स्लोपिंग स्टेप ऑन द हिल साइड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब इसमें हम क्या बना रहे हैं? सीरीज ऑफ लेवल स्टेप्स बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं? स्टेप्स। जैसे घर में आपकी सीढ़ियां होती है, स्टेप्स होते हैं, ऐसे ही हमने पहाड़ों पे क्या बना दिए? स्टेप्स, ठीक है, और स्टेप फार्मिंग कर रहे हैं, तो कि पानी डायरेक्ट नीचे तो नहीं आ रहा, वो स्टेप फार्मिंग में अटकते जा रहा है, अटकते जा रहा है, तो टेरेसिंग एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, टेरेस फार्मिंग के लिए। नाउ यहाँ पे हमारा एक टॉपिक है कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे थे, ठीक है, एम्प्लॉयड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक। अब वहां पे ना एक ऐसी टेक्निक को अपनाया गया, काउंटरिंग, बंडरिंग, टेरेसिंग, ये तीनों फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने डैम्स भी बनाए थे, अगर आपने पुरानी मूवीज देखी हो, लाइक मोहनजोदारो आई थी, ठीक है, उसमें आप कुछ कुछ देखोगे, उन लोगों ने डैम्स भी बिल्ड किए थे, कैनाल्स बिल्ड किए थे फॉर वाटर मैनेजमेंट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल संस्कृत के कुछ टेक्स्ट हैं हमारे पास, जैसे कि वेदास, कृषि पारशरा, कौटिल्य की हमारे पास अर्थशास्त्र है, जिसमें से हमें कुछ ट्रीटीज, कुछ ऐसी बातें पता चलती है किसके बारे में, लाइक वृक्ष आयुर्वेदा का पूरा ज्ञान मिलता है। जो अर्थशास्त्र है ये बताता है कि लैंड का कैसे असेसमेंट, लैंड को कैसे देखना है, कौन सी लैंड कितनी फर्टाइल है, कौन कम फर्टाइल है, पूरा असेसमेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अब देखो दूसरा है हमारे पास जाबो सिस्टम। जाबो सिस्टम ना नागालैंड में
फेमस है, वहां पे ये फॉलो किया जाता है। अब वहां पे क्या अप्रोच है? अप्रोच यूजिंग अर्थन बर्न्स को वो लोग यूज करते हैं ऑन हिल्स लो फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। पहाड़ों पे ना वो अर्थन बर्न्स बनाते हैं ताकि सॉइल को और पानी दोनों को वो बचा सके। और साथ में क्या बनाते हैं? चेक डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड। चेक डैम्स को भी बनाते हैं ताकि जो स्मॉल स्ट्रीम्स है, जो छोटे छोटे पानी की धारा आ रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी को क्या कर सके? कम कर सके और उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, सॉइल इरोशन को बचाएं। अलाउ सेडिमेंट्स डिपोजिशन, मतलब कि जो सेडिमेंट्स, मिट्टी, छोटी छोटी जो अच्छे अच्छे कण हैं जो बह रहे हैं, ठीक है, एल्यूवियल सॉइल के, तो उसको सेडिमेंट एक जगह रोकने के लिए भी तरीके ये लोग बनाते हैं। इनका पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत अच्छे से इन्होंने डिजाइन किया टू स्लो डाउन वाटर फ्लो एंड एनहेंस वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम। ओके, मे बी यहाँ तक आपको बहुत अच्छा तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला है हमारा एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। देखो एजेंट ऑफ ग्रेडेशन क्या होता है? एजेंट ऑफ ग्रेडेशन का मतलब है जो भी हमारी जो सॉइल है जो बह रही है, ठीक है, जो इरोजन का काम क्या है? मिट्टी के साथ बहा के लेके जाना, ठीक है, मिट्टी जो है उसे बहा के लेके जा रही है, विंड है वो मिट्टी उड़ा के लेके जा रही है, ठीक है, मतलब मिट्टी जो है ना हर चीज में, जो वो सॉइल है, वो जो छोटे छोटे कण है रॉक्स में, उसमें मूवमेंट आ गई। अब जब मूवमेंट आ गई है तब उसका डिपोजिशन, ठीक है, अब वो चीज कहीं तो जाके रुक रही होगी, कहीं तो उसका स्टॉप आता होगा। अब जहां पे उनका स्टॉप आता होगा वहां पे एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है। ओके, तो देखो अब एजेंट ऑफ ग्रेडेशन ना नेचुरल फोर्सेस हैं जो वियर डाउन, ट्रांसपोर्ट और डिपोजिट करते हैं। वियर डाउन मतलब कि जो भी चीजें उड़ रही हैं उन्हें वियर डाउन कर दिया, ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है, मिट्टी जो ट्रांसपोर्ट होके आ रही है उसे डिपोजिट करते हैं अर्थ के सरफेस पे, और जितनी भी लैंड है ना उसे लेवल कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पे गड्ढा है मान लो वहां आके मिट्टी बस गई है तो वो लैंड लेवल हो गई, स्मूथ हो गई, ठीक है। अब एजेंट्स क्या क्या है? रनिंग वाटर, मिट्टी पानी जो है बहा के ला रहा है अपने संग मिट्टी को, ग्लेशियर, विंड, वेव, ग्राउंड वाटर, ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है। अब आगे देखो रनिंग वाटर। रनिंग वाटर क्या है? जो चलता हुआ पानी है वो रॉक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है और सॉइल टू फॉर्म वैली एंड प्लेन्स। अब जो है पानी जो है रिवर अपने संग अच्छी एलुवियल सॉइल बहा के लेके आती है और अपने किनारे किनारे पे फेंकते हुए चलती है, जिसकी वजह से एक तो घाटियां बन जाती है और जो वो मिट्टी साइड में जा रही है तो वहां पे एक प्लेन एरिया क्रिएट होते हुए चले जाता है। नाउ सी ग्लेशियर स्क्रिप्स। अब जो ग्लेशियर है वो बह के जो अपने संग मिट्टी ला रही है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ अपने संग बहुत सारा मटेरियल लाती है और क्या शेप क्रिएट कर देती है? यू शेप वैलीज क्रिएट करती है। कौन? ग्लेशियर्स। ओके, तो ग्लेशियर काफी बड़े पैमाने पे पानी बहा के ला रही है तो वो यू शेप वैलीज क्रिएट कर देती है। विंड, विंड क्या करती है? डेजर्ट में काम आती है, ड्राई एरियाज में काम आती है, तो वो मिट्टी को एक जगह से उड़ा करके दूसरी जगह डिपोजिट कर देती है, ठीक है। जितनी भी इरोडेड, जितनी भी बिखरी हुई मिट्टी है, छोटे छोटे कण है रॉक्स के, उसे डिपोजिट कर देती है, सैंड ड्यून्स बना देती है, अगर आपको याद हो तो थोड़ा थोड़ा। ओके, सी वेव क्या करती है? वो कोस्टल लाइन पे आती है और उसकी वजह से क्लिफ बनते हैं, बीचेस बनते हैं, बेस बन जाते हैं। ओके, अब ग्राउंड वाटर जो है वो क्या करता है? डिसॉल्व रॉक्स। अब ग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे का पानी है वो अपने संग रॉक्स को डिसॉल्व कर लेता है, जिसमें क्या होता है? लाइमस्टोन, उनकी वजह से, ग्राउंड वाटर की वजह से केव्स क्रिएट हो जाती है, सिंक होल्स क्रिएट होते हैं। ओके, ये सारी चीजें हमारे लैंड फॉर्म को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। लोअरिंग हाई एरिया, जो निचले इलाके हैं वो ऊंचे हो जाते हैं क्योंकि वहां पे सॉइल, मिट्टी, वो रॉक्स डिपोजिट हो रहे हैं, और जो लो एरियाज है फिल अप, उसे भर देते हैं। ओके, नाउ सी लैंडफॉर्म्स हैव प्लेड अ मेजर रोल। लैंडफॉर्म बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन द ह्यूमन हिस्ट्री सिविलाइजेशन। जो हमारी ह्यूमंस की सिविलाइजेशन है ना, उसकी हिस्ट्री है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लैंडफॉर्म ने, जैसे कि रिवर और फर्टाइल प्लेन, ठीक है। अब ये दोनों चीजें ना इंटरलिंक्ड है। कैसे? दोज ऑफ गंगा, नाइल, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, इनकी वजह से ही मिट्टी जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ हुई, जिसकी वजह से वहां पे एग्रीकल्चरल सोसाइटी बसी और नए शहर बसे। ओके, अब माउंटेन्स जो है वो दोनों की तरह एक्ट करता है एज अ बैरियर। माउंटेन एक रुकावट भी है, साथ साथ प्रोटेक्टर, हमें बचाने वाला भी है। कैसे? हिमालय, हिमालय शील्ड की तरह काम करता है इंडिया के लिए,
उसने काफी सारे इन्वेडर्स को इंडिया में आने से रोका, इन्वेजन्स को रोका, ठीक है, बट ऑल्सो अलाउड कल्चरल एक्सचेंज, लेकिन कुछ कल्चरल एक्सचेंज भी किया, क्योंकि वहां पे क्या है, कुछ पासेस भी हैं, कुछ रास्ता खुला हुआ भी है जहां से लोग आ सकते हैं, कल्चर एक्सचेंज कर सकते हैं इंडिया के साथ। उसका नाम क्या है बेटा, खाइबर पास। ओके, याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट। डेजर्ट का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है हमारे को थार डेजर्ट से। लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सेटलमेंट। अब थार डेजर्ट में हमारा ज्यादा जो है सेटलमेंट हो नहीं सकता, बिकॉज इज अ ड्राई एरिया, बट यहाँ पे क्या है, ट्रेड रूट को एनकरेज कर रहा है, क्योंकि यहीं से क्या निकल रहा है हमारा, सिल्क रूट। सिल्क रूट आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 8 क्लास में भी, ठीक है। तो सिल्क रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ट्रेड रूट था। अब कोस्ट है, किनारा है, हार्बर्स है, जहाँ पे शिप्स आके रुकते हैं, तो वो ट्रेड, ट्रैवल, कल्चरल कॉन्टेक्ट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जो दूर दराज के इलाकों से आए हैं, डिस्टेंट लैंड से लोग आ रहे हैं वहां को, हेल्पिंग किंगडम लाइक दोज इन साउथ इंडिया। अब बहुत सारे जो साउथ इंडिया के जो किंगडम्स है ना, अब साउथ इंडिया के तो चारों तरफ ऐसे कोस्टल लाइन है, ओके, बहुत अच्छे से फ्लारिश हुई, ठीक है। हिस्ट्री हमें दिखाते हैं काफी सारी वॉर, सेटलमेंट्स, ट्रेड, कल्चरल ग्रोथ, जो सारे हमारे किससे लिंक्ड है, लैंड फिजिकल फीचर से ही लिंक्ड है। ओके, नाउ सी रनिंग वाटर, चलता हुआ पानी। अब रनिंग वाटर का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास रिवर है, ठीक है। शेप्स द लैंड, रिवर ऐसे शेप देती है लैंड को थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ठीक है। इरोजन के प्रोसेस से वो हमारे को हेल्प करती है, क्योंकि रिवर ना जब बहती है ना, काफी सारे मिट्टी को, काफी सारे पत्थरों को काटते हुए चलती है, ठीक है। फिर उस इरोजन को ट्रांसपोर्ट करती है, डिपोजिट, जहां जाके आगे चल के वो मिट्टी जो है बहती हुई आ रही है, वो साइड साइड में डिपोजिट होते जाती है, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म क्रिएट हो रहा है। इन द अपर कोर्स, जब जब रिवर ऊपर ही है, ठीक है, जब वो ग्लेशियर से बह के वो नीचे आ रही है, ओके, तब क्या है वहां पे, क्या क्रिएट कर रही है वो, वी शेप वैलीज, ओके, वी शेप वैलीज क्रिएट कर रही है। नीचे आके वाटरफॉल्स भी क्रिएट कर रही होगी, रैपिड्स क्रिएट कर रही होगी ड्यू टू स्टीप ग्रेडियंट। अब वहां पे क्या था, बिकॉज ऑफ स्टीप ग्रेडियंट, जो मिट्टी है वहां पे बहुत ज्यादा जो है हल्की है, रॉक्स हल्के हैं, तो उसकी वजह से वहां पे गहरा होते जा रहा है। अब आगे चल के स्ट्रॉन्ग इरोसिव फोर्स, जैसे ही वो और नीचे आई और उसका बहाव जो है तेज हो गया, अब इरोजन करने का जो प्रोसेस था वो भी और तेज हो गया। जैसे वो बीच में आई तो उसने क्या देखा, उसने क्रिएट किए मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, ठीक है। इट लूज एनर्जी, अब यहाँ पे रिवर की एनर्जी ना खत्म हो गई है। अब शुरुआत में जब वो ऊपर से आ रही थी, इट इज वेरी हाई, नाउ इट लूजेस एनर्जी, उसकी एनर्जी खत्म हो गई, जैसे जैसे वो बह के नीचे आ रही है उसकी रफ्तार कम होती जा रही है, ठीक है। अब उसने जितने भी अपने संग मिट्टी के छोटे छोटे कण लेके आ रही थी, उसने डिपोजिट करना चालू कर दिए। अब जैसे वो और नीचे आई, इन द लोअर केस, जब सबसे नीचे पहुंच गई, अब उसका समय आ गया सागर के साथ मिलने का, मतलब कि समुद्र में मिल जाने का, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाने का या अरेबियन सी में मिल जाने का। तो वहां पे वो क्या क्रिएट कर रही है, डेल्टास, लेवीज एंड एलुवियल फैंस, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहे तो इसके आने वाली आगे की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, इसे क्लियर करेंगे हम बहुत अच्छे से। These landforms are not only important for understanding river dynamic, ये सारे लैंडफॉर्म ना सिर्फ रिवर की डायनेमिक्स समझने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, इकोसिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहले के लोग बसते ही वहीं थे जहां पर रिवर पास होती थी और वो लोग अच्छे से सेटलमेंट कर सकते थे। ओके, ओके, नाउ अवर टॉपिक इज वाटरफॉल। वाटरफॉल हम सबको पता है, वाटरफॉल क्या होता है, जहां पानी ऊपर से नीचे गिर रहा हो, दैट इज वाटरफॉल। अब वाटरफॉल की बिना क्या है, लैंडफॉर्म ही है, जो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, रिवर फ्लो की वजह से क्रिएट हो रहा है ओवर स्टीप क्लिफ, एक स्टीप क्लिफ से वो नीचे गिर रहा है। नाउ सी एक इमेज के थ्रू समझते हैं। ओके, सो देखो, ये जो चीज होती है ना हमारी ऐसी वाली, ओके, जो ऐसे हमारा स्ट्रक्चर हमारा ऐसे क्रिएट हो रहा होता है, इट इज क्लिफ, ओके, ऐसे इसको क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। पानी यहां से बह के ना ऐसे नीचे जा रहा है और यहाँ पे एक यू बन गया। अब यहाँ की मिट्टी जो थी ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी एक तो, ठीक है। जो ये सॉफ्ट मिट्टी है इसकी वजह से ना यहाँ पर जो है गहरा हो गया, गहरा सा बन गया पानी, क्योंकि कंटिन्यूस उस पर पड़ रहा है, तो मिट्टी यहाँ की ना बहुत सारी कट गई, गहरा हो गया है। और
जो यहाँ वाला पत्थर था ये बहुत ज्यादा हार्ड है, तो पानी की जो रफ्तार है ना वो ऐसे 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 नीचे आने के बजाय ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नीचे तेजी से नीचे आ रहा है, क्योंकि पत्थर जो है कैसा है, हार्ड रॉक है। पहले नंबर पे हमारी रिवर जो बह के आ रही है। तीसरा है हमारा गैप, कि इसके बीच में गैप है बिकॉज ऑफ दिस हार्ड रॉक। ओके, अगला है हमारा प्लंज पूल, ये प्लंज पूल बन गया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत रफ्तार से नीचे गिर रहा है। पांचवी हमारी रिवर जो बह के हमारी आगे चल गई। अब देखो, दिस इज द रियल इमेज ऑफ वाटरफॉल। कभी आप माउंटेन्स में गए हो और आपने रिवर फॉल देखा हो तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा हाउ मच ब्यूटीफुल इट इज। ओके, सो वहां पे स्टीप क्लिफ क्रिएट हो जाते हैं और वर्टिकल ड्रॉप की तरह वो पानी जो है नीचे आ रहा होता है। एक ड्रामेटिक फॉल लगता है, ठीक है, ड्रामेटिक फॉल लगता है कि कितना रियल है, कितना ब्यूटीफुल है। ओके, तो वाटरफॉल ना अपर केस में, जब अपर अपर कोर्स में होता है, मतलब शुरुआती, जैसे हम रिवर पढ़ रहे थे ना अभी शुरुआती दौर में, तो रिवर की रफ्तार बहुत तेज है, तो यही वाला काम है। अभी रिवर की रफ्तार बहुत तेज है, अपर कोर्स में ही है। अब यहाँ पे ना हार्ड रॉक है, ठीक है, हार्ड पत्थर है, ठीक है, रेजिस्ट इरोशन, जो जिसका ना इरोशन जल्दी नहीं हो रहा, वो हार्ड रॉक है। ठीक है, अब नीचे कौन सी रॉक है, सॉफ्टर रॉक। ठीक है, जो नीचे है ना सॉफ्टर रॉक्स है, जिसकी वजह से वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, सडन ड्रॉप, वो गहरा होते जा रहा है, यू शेप का बनते जा रहा है। दे आर नॉट ओनली ब्यूटिफुल, ये सिर्फ ब्यूटिफुल फीचर्स ही नहीं है, ये अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, मेकिंग देम इंपॉर्टेंट फॉर लोकल टूरिज्म। लोकल टूरिज्म बढ़ता है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, प्लस इससे हमारा क्या क्रिएट करना किया जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब पानी से भी बिजली जनरेट की जा रही है, with which waterfall can be harnessed to produce electricity। अब waterfall का यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। और एडिशनल तरीके से देखिए, दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रिएशन। हम रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन के लिए, अपने मन को अच्छा करने के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वहां पे कल्चरल एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, रिलीजियस से उनके उस एरिया के रिलीजन से इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, आई होप आपको वाटरफॉल यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नाउ सी द मेंडर। अब मैंने बोला था ना आगे हम मेंडर पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पे मेंडर्स क्या होते हैं, मेंडर्स का मतलब होता है घुमाव। अब यहाँ पे रिवर ना घूम रही है, घूम घूम के आगे बढ़ रही है। जब रिवर घुमाव के साथ आगे बढ़ रही है, इसे हम बोल रहे हैं मिडल कोर्स। अब रिवर ना बीच वाले कोर्स में आ चुकी है अपने, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो इतना सारा अपने संग जो है डिपोजिशन, इतना सारा सॉइल लेके बह रही थी ना, तो वो बह बह के ना यहाँ पे जमा कर दिया। मान लो वो रिवर आ रही है और यहाँ पे उसने जमा कर दिया, फिर ना रास्ता उसको यहाँ तो एरिया मिला नहीं, तो रिवर ने अपना रास्ता मोड़ दिया, फिर आगे गई। ठीक है, फिर यहाँ पे उसने डिपॉजिट कर दिया बहुत ज्यादा, फिर वो ऐसे तो बह नहीं पाई, तो उसने ऐसे कर दिया यहाँ का एरिया और उसने धक्का मार दिया। ठीक है, फिर वो और आगे गई। ठीक है, तो सेम वो रिवर जो है सैंड जो है यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इतना ज्यादा डिपॉजिट हो गया कि ये चीज ही रिवर से अलग हो गई, एक छोटा सा लेक बन गया यहाँ पे। ओके, ये एक लेक क्रिएट हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। ओके, अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है, स्टीप बैंक, स्टीप हो गया ये रास्ता, स्टीप बैंक क्रिएट हो गया। थर्ड तो हमारी रिवर ही है। चौथा है हमारा बार्स। बार्स का मतलब हमारा ए लाइन जो है रिवर की वो डाइवर्ट हो गई है। देखो, दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल टेकन फ्रॉम सैटेलाइट। ओके, सैटेलाइट इमेज यहाँ पे दे रखी है। जो भी सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं, सेडिमेंट्स जो है ना वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं। रिवर जो बह रही है उसके आउटर बैंक पे जब वो बेंड होती है तो वहां पे डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट हो जाता है, जिसकी तरफ वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है। फिर थोड़ा सा और लार्ज एरिया, लार्ज लूप, लंबा सा घुमाव ले लेती है। फर्टाइल सॉइल जमा करती जाती है रिवर के बैंक पे, जो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है, नए नए फार्मिंग आइडियल्स के लिए अच्छी है। अब वहां पे लोग ना सेटलमेंट कर लेते हैं, गांव बसा लेते हैं, रिवर्स टाउन अपने डेवलप कर लेते हैं, जहां पर मेंडर्स बनते हैं। अब जो मेंडर रिवर्स है ना, इट इज यूज फॉर नेविगेशन, इरिगेशन, तो काफी सारी चीजों में वो हेल्पफुल भी रहती है। जैसे कि टूरिज्म एक बड़ा सीनिक अच्छा सा नेचर का फिनोमिना है, तो लोग देखने भी आते हैं, अट्रैक्ट करता है वो लैंडस्केप। ठीक है, जैसे कि ग्रैंड एंटिकट जो कहाँ पर है, हमारा कलानाई तमिलनाडु में, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज का। नाउ सी द डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, अब समुद्र अपने ना तीसरे कोर्स में बढ़ चुकी है, जहां पे उसे समुद्र में जाके मिल जाना है अब। ठीक है, इसका माउथ है, रिवर का माउथ है ये, अब उसे सी, ओशियन, लेक और जहां पे भी है वो वहां पे जाके मिल जाएगी। और जब मिलेगी तो वो अपने संग जितनी भी मिट्टी लेके जा रही है ना, वो वहां पे जमती जाएगी, जमती जाएगी, जम जम के वो इतना बड़ा सा ऐसा सा क्रिएट कर लेती है। ठीक है, अलग अलग से ना छोटे छोटे से लैंड फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। ओके,
जैसे ही समय आगे बढ़ता है हम देखते हैं और भी ज़्यादा बड़ा होते जाता है, बड़ा हो जाता है, ट्रायंगुलर एरिया क्रिएट हो जाता है। डेल्टास जो है ना हाईली फर्टाइल, जो खेती-बाड़ी करने के लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे रिच एलुवियल सॉइल होती है, जो एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत आइडियल है, क्रॉप्स को सपोर्ट करती है जैसे राइस एंड जूट जिनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। आइडियल होती है फिशिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है फ्रेश सॉल्टी वाटर है, दोनों का फ्रेश भी है, सॉल्टी भी है, फ्रेश वाटर रिवर का, सॉल्टी वाटर ओशियन का। ओके, नाउ इट क्रिएट डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ भी यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्स है। मैनी डेल्टा सपोर्ट, ये बहुत सारे डेल्टास को सपोर्ट करती है, ह्यूमन सेटलमेंट को सपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड इन सब चीज़ों को ये सपोर्ट करती है। और फ्लड प्लेन एरिया में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लड आने के चांसेस है और काफ़ी सारी लाइफ एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करती है। ओके, नाउ अवर दिस इज द रियल इमेज जो सैटेलाइट से ली गई है। नाउ आज हम इस वीडियो में अपना यहीं तक रखेंगे। अब आपको अच्छी लगी वो वीडियो, प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज हम इस सीरीज को पूरा करने वाले हैं और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगी इस चैप्टर के जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं आगे। और इस चैप्टर का बचा हुआ सेकेंड पार्ट, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।